अगर मैं आपसे हीट क्या है, हीट क्या है, सिर्फ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे पहले, हीट तो बताओ ना। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब कि अगर दो बॉडीज को हम ले रहे हैं और उनका टेम्परेचर डिफरेंस है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट विल बी हीट, बॉडी में जाके वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। सो वी कैन नॉट से हीट इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, स्टोर्ड नहीं होती कभी भी, जो ट्रांसफर हो रही होती है सिर्फ हम उसको हीट बोल देते हैं। एंड जनरल कंसेप्ट फिजिक्स में यह है कि कभी भी दो बॉडीज इनका टेम्परेचर डिफरेंस है और उनको थर्मल कांटेक्ट में रखा, थर्मल कांटेक्ट में मतलब जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है किसी भी मोड से। तो अगर दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस है या दो सिस्टम्स में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो एक बॉडी से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट अपने आप चली जाती है। लो से हाई लेके जाना है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब हाई से लो टेम्परेचर एनर्जी ट्रांसफर अपने आप हो रहा है, और इस फिनोमेना को हम तीन डिफरेंट वे में लेते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर के मोड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हीट को लें, तो हीट को हम कह देते हैं इट्स एनर्जी इन ट्रांजिट। जो ट्रांसफर हो रही है वो हीट एनर्जी है। अब ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन मोड्स, इंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नॉर्मल एनर्जी प्रोपगेशन के हम यही तीन मोड्स कंसीडर करते हैं। कंडक्शन होता है जहां पे हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर विदाउट एनी एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इन दोनों के लिए हम लेते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम इज एसेंशियल। रेडिएशन बिना मीडियम के भी हो जाती है कि थर्मल रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है। जब हम कंडक्शन की बात करेंगे, नॉर्मली सॉलिड्स में प्रिडोमिनेंटली होता है। कंडक्शन में होगा कि एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू कोलिजंस। So it's a phenomena of no actual motion of particle, no actual motion of particles, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू कोलिजन। अगर हम लेके हमारे पास एक रॉड है और हमने इसके एक एंड को हीट अप करना शुरू कर दिया, यहाँ से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस पूरी रॉड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम क्यों नहीं हो जाता? जब एनर्जी मिल रही है, या एक लिमिट तक ही टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना क्यों बंद हो जाता है? ये तो नहीं है कि मैं हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है रॉड का। ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर आप इसको इस एंड को हीट अप कर रहे हो तो पूरी रॉड का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है? व्हाई इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ता? सर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है मतलब? टेम्परेचर सर को बराबर हो जाते हैं, फिर वो ट्रांसफर होगा भी सर, वो मतलब हमें लगेगा कि वो कांस्टेंट चल रहा है। लगेगा मतलब होता नहीं है, हमें लगेगा। सर मतलब हीट ट्रांसफर तो चल ही रहा होता है, पर वो हमें ऐसे लगता है कि वो मैं मतलब। आपको पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो अ, मेरे को मान लो कोविड का एक नया वायरस, उन्होंने कहा अब जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम उन्होंने पाई रखना है, मेरे को पाई वायरस हो गया, ठीक है। अब उसकी एक नया सिम्टम में भी उन्होंने निकाला, इसमें कहेंगे इसमें बुखार बढ़ता रहेगा, बिकॉज हर बार ही नए सिम्टम आते हैं। तो ऐसा हो सकता है मेरा बुखार बढ़ के 300 डिग्री हो गया, बाकी मेरे को कुछ नहीं हुआ, टेम्परेचर हो सकता है कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे, ऐसे बॉडी का बढ़ ही जा रहा है। मैं नो बाकी सर। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहा कि हार्ट फेलियर हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, कुछ हो जाए, मान लो कुछ नहीं हो रहा मेरे को, तो मेरा टेम्परेचर बढ़ सकता है। हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, एक लिमिट के बाद टेम्परेचर बढ़ना किसी भी बॉडी का क्यों बंद हो जाता है?
हमने एक और थ्योरी पढ़ी थी इसी चैप्टर में, अगर आपको याद है, प्रेवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अब मैं उसमें थ्योरी पे भी ज्यादा नहीं जाता, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक है से आयरन के दो ब्लॉक्स हैं, एक 50 डिग्री सेल्सियस पे, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपने दोनों के पास हाथ रखा, तो आपको किसमें से हीट ज्यादा निकलती फील होगी? 100 डिग्री सेल्सियस। टच नहीं करना, उसके पास भी रखोगे तो वो ज्यादा हीट उसमें से निकल रही है। इसका मतलब प्रेवॉस ने यही कहा था ना कि हर बॉडी एनर्जी एक्सचेंज करती है सराउंडिंग्स के साथ। मेरे पास एक ये पेन है, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका टेम्परेचर जब इनिशियली एटमॉस्फेयर में था तो इसका टेम्परेचर वही था जो एटमॉस्फेयर का है। मतलब जितनी हीट इसको मिल रही है एटमॉस्फेयर से, उतनी एटमॉस्फेयर को दे रहा है और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैंने इसको हीट एनर्जी सप्लाई करनी शुरू कर दी, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ज्यादा हीट एनर्जी लूज भी करेगा। गर्म होगा तो हीट एनर्जी सराउंडिंग्स में ज्यादा छोड़ेगा। अब एक स्टेज आएगी, इसको जितनी हीट हमने दी उतनी इसने लूज करनी शुरू कर दी, फिर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, बिकॉज इसकी नेट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो जीरो हो गई। इसको जितनी हीट में यहाँ से हीटर से दे रहा था उतनी हीट इसने लूज करनी शुरू कर दी। बिकॉज आप ये नॉर्मल घर में भी देखते हो, आजकल जैसे हम लेते हैं, जैसे विंटर्स है, आपने हीटर ऑन कर लिया रूम के अंदर, आपने रूम हीटर ऑन किया तो ऐसा तो नहीं है कि रूम का टेम्परेचर पूरी रात आपने ऑन रखा तो बढ़ता ही जा रहा है, सुबह उठे तो आपके रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा नहीं होने वाला कभी भी। रीजन क्या है इसका? बिकॉज इनिशियली आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका हीटर कुछ हीट जनरेट कर रहा है और विंडोज के थ्रू जो भी ओपनिंग्स हैं जहां से भी वो हीट लूज भी कर रहा है साथ साथ में। इनिशियली यह है कि हीट एनर्जी जनरेट ज्यादा हो रही है रूम में, हीट एनर्जी जो लॉस्ट है इन द सराउंडिंग्स मतलब साथ वाले कमरे में, बाहर ओपन स्पेसेस में, जहां पे भी, तो जो हीट एनर्जी लॉस्ट है वो कम है। बट एक स्टेज आएगी जब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जितनी हीट हीटर ने जनरेट की उतनी उसने विंडोज से, डोर से, सराउंडिंग्स में लूज करनी शुरू कर दी, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ सकता, एक लिमिट के बाद वो रुक जाता है अपने आप ही। आप इसके ऑपोजिट फिनोमिना भी ले सकते हो, आपने एसी को ऑन किया, ऐसा तो नहीं है कि पूरी रात टेम्परेचर उसका कम होता जा रहा है, सुबह उठे तो रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, नहीं होगा कभी। बिकॉज जब रूम का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो वो बाहर से हीट लेनी शुरू कर देगा, कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, आपके रूम को आपने कूल कर लिया, विंडो से हीट अंदर आनी शुरू होगी, तो जितनी हीट एसी रिमूव कर रहा है उतनी अगर बाहर से और अंदर आ गई तो रूम का टेम्परेचर फिक्स्ड हो गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, हीट एनर्जी जितनी बॉडी लूज करेगी उतनी अगर गेन कर ले तो हम कह देते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन है, इस रॉड को जब आप हीट अप करते हो एक स्टेडी स्टेट आ जाती है, मान लो इसका टेम्परेचर है इस एंड का T1, इस एंड का टेम्परेचर T2, तो ये कंटिन्यूअसली फॉल करता है। बीच में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लेता हूँ T3 से इस पॉइंट का T4, तो T1 सबसे ज्यादा है और सबसे कम T2 है। माय क्वेश्चन इज पूरी रॉड का सेम टेम्परेचर क्यों नहीं होता? सर अगर सेम होगा तो वो हीट फ्लो ही नहीं करेगी रॉड में। हीट फ्लो, और हीट फ्लो नहीं करेगी या करेगी नहीं? सर मतलब करेगी ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा अगर सेम हो गया तो। तो इसलिए नहीं होता, मतलब क्योंकि फिजिक्स का लॉ गलत ना हो जाए, इसलिए रूम का इसका रॉड का टेम्परेचर सेम नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स का लॉ गलत ना हो जाए। मतलब हम लॉ पहले बनाते हैं फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ बनाते हैं। चीजें तो ये पहले से थी, जब किसी को थर्मोडायनेमिक्स के लॉ नहीं आते थे तब भी लाइफ में यही कुछ हो रहा था। हम चीजों को फिजिक्स में तो हम एक्सप्लेन करते हैं, हम कॉजेस को एक्सप्लेन करते हैं, कॉजेस को एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब कोई पर्टिकुलर फिनोमेना है तो ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है कि रॉड पहले हीट अप नहीं होती थी या लोग रॉड्स को हीट नहीं करते थे। आपका वो मैं कंसेप्ट गलत नहीं कह रहा, आपने कहा कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, तो ना करे, क्या प्रॉब्लम है? सर फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि वो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब अलग सेम क्यों नहीं होगा सर, मैं तो वो बता रहा था।
मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हो हीट फ्लो नहीं करेगी, तो नहीं करे। क्यों करती है हीट फ्लो? क्यों सर करती है तभी हीट वो फ्लो? हो सकता है एक टेम्परेचर के बाद हीट फ्लो करना बंद कर जाए। ऐसा हो नहीं सकता ना, हीट फ्लो बंद हो जाए। मैं यहाँ से कंटिन्यूअसली हीट देता जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कंटिन्यूअसली हीट देता जा रहा हूँ, इसको आगे जाना ही पड़ेगा, बिकॉज जिस एंड को मैं हीट अप कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वो हीट आगे अगर नहीं जाएगी तो ये एंड मेल्ट हो जाएगा। तो हीट आगे जाएगी और तभी जाएगी अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहता है। स्टेडी स्टेट होती है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर, स्टेडी स्टेट हम कहते हैं जब रॉड के एक पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स्ड हो गया, कि इसका T3 हो गया, इसका T4 हो गया, इसका T2 हो गया, फिक्स्ड हो गया, तो हम कहते हैं स्टेडी स्टेट आ गई। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो वो ऐसे बन जाना था, इस सेंड का T1, इस सेंड का T2। तो टेम्परेचर फॉल करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, ये फॉल करेगा और एक फिक्स टेम्परेचर स्टेडी स्टेट आ जाएगा, लीनियर ग्राफ। अब पहले इसकी बाकी प्रॉपर्टीज करने से पहले तो कंडक्शन हो गया जहाँ पे एक्चुअल मोशन नहीं है। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर ये ग्राफ लीनियर क्यों था? लीनियर क्यों था? लीनियर ग्राफ का रीजन अभी वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करेंगे तो पढ़ लेंगे। रेजिस्टेंस याद है थोड़ा बहुत क्या था? बिकॉज मैंने कहा अभी डिटेल्स में आगे आता है। रेजिस्टेंस क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट तो मैं फॉर्मूला नहीं चाहिए यार मेरे को। रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम्स लॉ क्या था करंट इलेक्ट्रिसिटी में? potential difference current directly proportional to potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस? एक चीज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होती है। क्या था ओम्स लॉ या ओम्स लॉ? ये दोनों में से कुछ नहीं था। Current directly proportional to potential difference. करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? दूसरे में क्या प्रॉब्लम है? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट में। मैंने आपसे पूछा V प्रोपोर्शनल टू I, I प्रोपोर्शनल टू V। आपने कहा ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये V प्रोपोर्शनल टू I गलत है। आपकी 9th की बुक में तो यही लिखा था, 10th में। सर दोनों ही ठीक है। सर वो V proportional to I इसलिए लिखा था क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकली उसको बोल दिया था कि अगर I proportional to V है तो V भी I के इसलिए होगा, बट एक्चुअल में I ही होता है V के। एक्चुअल में I होता है। क्यों एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि मतलब करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट पे डिपेंड थोड़ा ना करता है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो फ्लो अच्छा, करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स करंट पर डिपेंड नहीं करता? सर करता है। करता है। पहले क्या होना चाहिए? दोनों में से पहले क्या होना चाहिए? पहले पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तो करंट फ्लो करेगी, या करंट फ्लो करेगी इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है? कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कॉज क्या है? सर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। हाँ, तो फिर यही हुआ ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। उल्टा तो नहीं कह सकते। यस ओम्स लॉ को ऐसे लिख सकता हूँ फिर? मैं कह सकता हूँ ये ओम्स लॉ है, V is equal to IR. Can I say this is Ohm's law? True or false? सर यही फॉर्मूला ही पढ़ाया था हमें। फॉर्मूला को मैंने क्या करना है? मेरे को फॉर्मूला खुद भूल जाते हैं, फॉर्मूला की तो मैं बात ही नहीं करता। मेरे को बताओ ये ओम्स लॉ है या नहीं? अच्छा, हर कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करता है? सर करते ही दो चार हैं, बाकी सारे ही डिसओबे करते हैं। करते ही दो चार है। मेटल्स तो भैया सारे ही करते हैं, अलॉयज भी सारे ही करते हैं। सर प्योर अब मेटल ही दो करते हैं, चार मतलब अलॉयज नहीं करते? सर मतलब प्योरिटी होनी चाहिए कंपाउंड में। तो अलॉयज में प्योरिटी क्या? अलॉयज तो मिक्सचर होता है। अच्छा चल, मान लिया आपने कहा नहीं करते। मेरे पास एक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, मैं कह सकता हूँ V is equal to IR। जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, मेरे को दिया एक कंडक्टर है, ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। मेरे को बोला रेजिस्टेंस बताओ, तो मैंने बोला रेजिस्टेंस है 2.5 ओम।
मेरे को दिया एक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का, करंट 2 एम्पीयर की, मेरे को रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा, तो मैंने R = V by I कर दिया, R = V by I करके मैंने करंट रेजिस्टेंस निकाल दी 5/2। निकालूं या नहीं निकालूं? बोलो, लगाए या ना लगाए? सर वो तो बे करता ही नहीं, फिर हम कैसे लगाते हैं? तो मैं तो लगाऊंगा, पेपर में आएगा, मैंने लगा देना, आंसर 2.5 ओम आएगा, मेरे को नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो ये ओम्स लॉ तो वे करता नहीं था, फिर भी मैंने लगाया, आंसर भी निकाला, जिसने चेक किया उसने नंबर भी दे दिया। क्यों? मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी है वो, क्यों दे रहा है मेरे चेक को करने नंबर? में कुछ आता ही नहीं है। चेक करने वाले को कुछ नहीं आता। बेसिकली ओम्स लॉ का मतलब ये नहीं था V = IR, ये ओम, कोई कंडक्टर ओम्स लॉ ओबे करे ना करे ये हमेशा ठीक हो। सिर्फ जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं उसमें अगर आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट लेते हो तो V by I की रेशियो सेम आती है। जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे उनके लिए V by I की रेशियो अलग आएगी। ये ओम्स लॉ था ना, मतलब जो I प्रोपोर्शनल टू V मैं तभी कह सकता हूँ अगर R कांस्टेंट है, ऐसे तो नहीं मैं कह सकता I प्रोपोर्शनल टू V अगर R वेरिएबल हो तो। यस सर। तो ओम्स लॉ का मतलब ये नहीं होता कि V = IR गलत है, V = IR हमेशा लगता है। कोई ओम्स लॉ ओबे करे, ओम्स लॉ ओबे ना करे, जो ओम्स लॉ ओबे करेंगे उनके लिए अगर मैं 10 वैल्यूज दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस और 10 वैल्यूज करंट की, तो मैं अगर V by I की रेशियो निकालूंगा वो हमेशा सेम आ जाएगी, और जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे उनके लिए रेशियो अलग अलग आ जाएगी। तो R एक में कांस्टेंट होता है और नॉन ओमिक में कांस्टेंट नहीं होता, सो वो लीनियर रिलेशन है, इसलिए वो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अभी मैं उसमें नहीं जाता ज्यादा, अभी सिंपल इसको देखते हैं पहले, कंडक्शन कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन में मैंने कहा इट्स द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक्चुअल मोशन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये फिनोमेना जनरली फ्लूइड में होता है, मतलब गैसेस और लिक्विड्स। स्लो प्रोसेस है, कंडक्शन भी स्लो है, कन्वेक्शन भी बेसिकली स्लो ही होता है। कन्वेक्शन में है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद एक्चुअल मोशन। Move due to difference in density. मेरे पास एक कंटेनर था और मैंने इसको हीट किया, में लिक्विड फिल्ड है, इसके नीचे आग जल रही। सबसे पहले बेस को जब हीटर किया, मान लो आप चाय बना रहे हो, तो नीचे वाले पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, हॉटर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है कोल्डर की। कोल्डर। कोल्डर पार्टिकल, हॉटर की डेंसिटी कम है, वो जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? ऊपर जाएंगे। तो हॉट पार्टिकल्स ऊपर चले गए, मतलब एक्चुअल में अपने साथ एनर्जी लेके गए। एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स कि हॉट पार्टिकल्स एक्चुअल में ऊपर जा रहे हैं, कोल्डर पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं। फिर नीचे, और जो कोल्डर पार्टिकल्स नीचे आए, जो उनका टेम्परेचर बढ़ा, वो ऊपर चले गए, नीचे आ गए। सो ये बेसिकली ऐसे फिनोमेना चलता रहेगा। जैसे हमने एक, याद है, डेरिवेशन की थी, ग्रोथ ऑफ आइस इन अ पॉन्ड। तो जब यस सर। सर्फेस बढ़नी Yes, शुरू sir. होती है
सर्दी पड़नी शुरू हुई तो लेक का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। लेक का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया तो सबसे पहले टॉप लेयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अब माइनस जब पॉजिटिव 4 तक टेम्परेचर कम होगा, 4 तक टेम्परेचर कम होगा, 4 डिग्री पे हमें पता है वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस वाली जो लेयर है वो नीचे आ जाएगी, नीचे से अगली लेयर ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर 4 हो गया, वो नीचे आ गई, तो ऐसे चलता रहेगा जब तक पूरी लेक का टेम्परेचर 4 नहीं हो जाता। उसके बाद टॉप लेयर फ्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है टेम्परेचर, ऊपर ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए नीचे एक्वेटिक लाइफ बची रहती है, बिकॉज नीचे 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जाता ही नहीं जब तक पूरी लेक ना फ्रीज हो जाए, वो कभी होगा नहीं। अब सो इसमें जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाएंगे और जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएंगे, तो देयर इज एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। और यही फिनोमेना हमने पढ़ा था कि गीजर में यूज होता है। गीजर में हम 2 पाइप्स यूज करते हैं, इनलेट कौन सी, आउटलेट कौन सी? छोटी वाली इनलेट या बड़ी वाली इनलेट? कहाँ से पानी आए, कहाँ से निकालना है? सर नीचे वाली छोटी वाली से क्या कहते जाएगा, बड़ी वाली से निकालना। इधर से आएगा, इधर से आएगा, बीच में हमने इमर्शन रॉड लगाई हुई है, मतलब कॉइल लगाई हुई है जिससे पानी को गर्म करेगी। जो पानी के पार्टिकल्स गर्म होते जाएंगे वो ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर हॉटर लेयर्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है, नीचे कोल्डर लेयर्स हैं। तो नीचे पानी ठंडा ही होता है, जो गर्म होता जा रहा है वो ऊपर आ जाएगा और इस पाइप से बाहर आता जाएगा, तो बाहर गर्म पानी आएगा, और अगर ठंडा भी है बाकी गीजर में तो वो नीचे ही रहेगा। अब एक आप में से कोई साइंटिस्ट था, वो इसमें उसने ये गीजर स्पेसशिप में लगा दिया, काम करेगा? नासा की स्पेसशिप जा रही थी, उनको लगा जालंधर के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, इनसे गीजर लगवा लेते हैं, लगा देंगे गीजर। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हॉट पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे या कोल्डर पार्टिकल्स नीचे आएंगे? ये पेन नीचे क्यों गिरा? अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो किस फोर्स के कारण? वेट वेट के कारण। वेट एक फोर्स है, इसकी डेंसिटी हमने कहा एयर से ज्यादा थी तो ये नीचे आ गया, इसकी डेंसिटी एयर से कम होती तो ये ऊपर जाता। पर है तो ये कंसेप्ट ग्रेविटी का ही, कि अगर अपथ्रस्ट ज्यादा, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या था? वी सिग्मा जी। वेट का फॉर्मूला वी रो जी। वी रो जी वी सिग्मा जी से ज्यादा है तो ये नीचे गिर जाएगा, अगर वी सिग्मा जी ज्यादा है तो ये ऊपर चला जाएगा। बट अगर ग्रेविटी ही नहीं है, जी जीरो है, तो कन्वेक्शन कैनॉट टेक प्लेस। सो इन ग्रेविटी फ्री स्पेस कन्वेक्शन फिनोमेना आर नॉट पॉसिबल। याद रह जाएगा ये कंसेप्ट, बिकॉज ये जी के कारण चल रहा है सारा फिनोमेना। तो जहां पे ग्रेविटी नहीं है वहां पे कन्वेक्शन नहीं होती। इसको हमने सबसे ब्रीफ में पढ़ना होता है, वैसे कन्वेक्शन का फॉर्मूला नहीं है क्योंकि कोई ऐसा हमने जो पढ़ना है, हमने सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है कि कन्वेक्शन की। तो ये याद रखना कि डिफरेंस इन डेंसिटी के कारण होता है, बहुत सारी जगह पे आपके घर में यूज हो रहा है, गीजर में यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है, एवरीवेयर यू आर यूजिंग दिस फिनोमेना ऑफ कन्वेक्शन। देयर इज रेडिएशन। रेडिएशन इज, इन दोनों में तो चाहिए मीडियम। Radiation is to EM waves. Electromagnetic waves. Electromagnetic waves मतलब electric and magnetic field is associated, time varying, space varying electric magnetic field है जिसके through energy transfer हो रही है, and it does not require medium for propagation. Vacuum में से भी होगी। Does not require medium for propagation. इसमें हमने फिर laws भी पढ़े थे, Stephen's law, Newton's law of cooling, वो सब इसी में आएंगे radiations में। हाँ, अब ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। और ईएमएफ ट्रैवल किस स्पीड से करेंगे? लाइट की स्पीड। तो बाकी फिनोमेना भी सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो obey the laws of refraction, जो obey the laws of reflection, वो सारे एप्लीकेशन इसमें आ जाएंगे कि सब चीजें जो लाइट ओबे करती है ये भी ओबे करती है।
मीडियम के साथ जैसे स्पीड बदल जाएगी। स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, नॉट सिंगल वेवलेंथ। और दो तरह के मीडियम्स आपने पढ़े होंगे इस 9th या 10th में, डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है? अगर आपको है radiations passing through dispersive medium and radiation passing through non-dispersive medium, इसका फर्क क्या होता है? डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है? 9th-10th की बुक में दिया था एक सेंटेंस इसके बारे में, अगर ध्यान से पढ़ी थी बुक तो। डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव। डिस्पर्शन पढ़ा था क्या होता है? प्रिज्म में से लाइट पास करे तो क्या होगा? सर वो डिस्पर्स कर जाती 7। तो फिर पढ़ा था ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ा था आपने। मतलब प्रिज्म डिस्पर्सिव मीडियम है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम को पता है? सर वुड। वुड में से लाइट पास करती है, साइंटिस्ट हो। सर मतलब वो नॉन डिस्पर्सिव ही होगा। उसमें तो लाइट ही नहीं पास करती। डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव तो तब आएगा ना अगर लाइट पास करेगी। ओपेक मीडियम्स कहाँ से ले रहे हो आप? आप मेटल को थोड़ी कह सकते हो जिसमें से लाइट पास ही नहीं करनी। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा मीडियम जो नॉन डिस्पर्सिव हो, लाइट तो पास करे पर डिस्पर्स ना हो। वाटर, अगर ग्लास स्लैब, वैक्यूम ग्लास स्लैब। तो मीडियम ही नहीं है। एयर, ग्लास स्लैब डिस्पर्सिव होती है। ग्लास का ही तो प्रिज्म बना है। ग्लास अभी तो कहा ग्लास डिस्पर्सिव है, तो स्लैब डिस्पर्सिव क्यों नहीं होगी? बिकॉज मीडियम की बात हो रही है, ग्लास का ही बना है स्लैब भी, और ग्लास का ही प्रिज्म बना है। तो प्रिज्म में से डिस्पर्स होगी तो स्लैब में से भी होगी। सिर्फ फर्क इतना है कि प्रिज्म में से जब पास करती है तो डेविएट हो जाती है, स्लैब में इंसिडेंट और इमर्जेंट रेज पैरेलल होते हैं। अदरवाइज बोथ आर डिस्पर्सिव मीडियम्स। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम इज एयर। अदरवाइज सनलाइट आती तो जब एयर में से पास करती है वो डिस्पर्स होकर अलग अलग कलर दिखते हैं, पर ऐसा तो नहीं है। एयर से सीधी लाइट पास हो जाती है। उसका रीजन होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता एयर के लिए, बिकॉज डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट कंसेप्ट बनता है। तो एयर के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा। हर वेवलेंथ के लिए सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, तो हम इसलिए लेते हैं कि वो डिस्पर्स नहीं करेगी। सिमिलरली रेडिएशन का भी सिमिलर कंसेप्ट होता है कि रेडिएशन की वेवलेंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा वो कितना रिफ्रैक्ट करेगी। बट कमिंग बैक, सो ये तो बेसिक हो गया। पहले कंडक्शन के फॉर्मूला से मेरे पास एक स्लैब है, के दो एंड डिफरेंट टेम्परेचर पे, इसकी लेंथ एल है, सेक्शनल एरिया स्लैब का ए है, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, T1 T2 से ज्यादा। तो हीट एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी, क्यों? अब कितनी हीट एनर्जी फ्लो करेगी, इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया रॉड का जितना ज्यादा उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी। व्हाट अबाउट लेंथ? लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा हीट फ्लो करेगी या कम? कम। कम। तो इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ। x लिखना बेटर रहेगा, मतलब हमने अगले फॉर्मूले में उसको x लें, लेंथ को ना x लेगा। और कोई फैक्टर है क्या? टाइम। टाइम। जितना ज्यादा टाइम लोगे उतनी ज्यादा हीट फ्लो कर जाएगी। सो Q is proportional to, you can write
This sign signifies that heat always flows in the direction of decreasing temperature. Heat flows the direction of decreasing temperature. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। dt and dt by dx is called temperature gradient. The gradient को हमने क्या पढ़ा? The gradient is variation of anything with length. So this is temperature gradient. A is constant of proportionality called coefficient of thermal conductivity. A is coefficient of thermal conduction or thermal conductivity. Good conductors हैं तो इसकी वैल्यू लार्ज होगी, बैड कंडक्टर्स हैं तो इसकी वैल्यू स्मॉल होगी. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत मिलता जुलता चैप्टर रहेगा. उसमें था पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करती है. करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो कर रही है. dq by dt इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिखूं, रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, तो थर्मल रेजिस्टेंस को आप कह सकते हो इट्स टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट. हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. T upon and you observe this formula is quite similar to करंट इलेक्ट्रिसिटी. आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, that was R is equals to rho h by rho. इसमें क्या था? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी होती है बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है. तो यहाँ कंडक्टिविटी इसलिए रो की जगह 1/k लिख दिया. तो रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी लिखे, इस पर डिनोमिनेटर में आ गया. अदरवाइज x/k इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे. मैं इसको रो x बाय लिख देता, रो कब लिख देता, इट्स थर्मल रेजिस्टिविटी. पर हम इसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में पढ़ते हैं. बाकी कंसेप्ट भी सिमिलर है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था अगर सीरीज में रेजिस्टर लगे हो तो करंट सेम फ्लो करती है. इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज सेम. If R1, R2 up to Rn are thermal resistors in series. Equivalent resistance that would be R1 plus R2 plus Rn. यही फॉर्मूला आपने करंट में. सिमिलरली पैरेलल में लगे हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस. इक्विवेलेंट लिखोगे तो 1/Rp तो
सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, दो सिस्टम्स हैं, मतलब ऐसे इसका हाई टेम्परेचर है, इसका लो टेम्परेचर है। मेरे पास ऑप्शन है, ए रॉड लगाई केवल, A2 लेंथ है, एरिया ए, इसका भी लेंथ है, एरिया। इसमें मैंने ऐसे लगाई से केवल लेंथ एल लगे, किसमें हीट एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होगी? पहले वाला। ऐसे सीरीज में कौन से, पैरेलल में कौन से, कौन सा रॉड सीरीज में लगाएंगे, किसमें पैरेलल में लगाएंगे? पहले इसमें में पहले फर्स्ट पैरेलल। पैरेलल, इसमें सीरीज। पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाए तो फ्लो आसान होता है या मुश्किल होता है? आसान। आसान। तो इधर रेट ऑफ फ्लो आसान है, बिकॉज इधर रेजिस्टेंस अगर मैं मान लो दोनों की सेम लेता, ये भी आर ये भी आर, तो ये मिला के R/2 हो जानी थी, इधर 2R हो जानी थी। तो इधर रेट ऑफ हीट फ्लो, बिकॉज इधर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम है, मतलब अगर मैं इक्वल लेता, अगर, बिकॉज मैं इसमें मैंने K1 K2 लिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ अगर मैं इक्वल लूंगा तो इधर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो R/2 आएगी, और इधर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 2R आएगी। इधर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है तो रेट ऑफ हीट फ्लो 4 टाइम्स ही कम होगा, बिकॉज I is equals to V by R। तो रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, रेट ऑफ हीट फ्लो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। इधर अगर 100 जूल ट्रांसफर करने में 10 मिनट्स लग रहे हैं, इधर 100 जूल ट्रांसफर करने में 40 मिनट्स लगेंगे। तो सेम एनर्जी अगर ट्रांसफर करनी है तो इसमें क्योंकि रेट ऑफ हीट फ्लो 4 टाइम्स कम हो गया है तो टाइम टेकन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इतने ज्यादा टाइम लगेगा। तो कभी भी आपको हीट फ्लो को रोकना है कि, तो हम ऐसे यूज करते हैं सीरीज में। कहीं प्रैक्टिकली देखा है इसको यूज होता है, सीरीज में लगाया हो ताकि रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाए। सीरीज में लगाया हो तो रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो जाए। बहुत सारी जगह यूज करते हैं, कोई एग्जांपल दे दो मेरे को। हर बार बुक का ना सोचना शुरू कर दिया करो, ऐसे अपने आसपास देखो 50 चीजें दिखेंगे आपको जहाँ पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं फिजिक्स के। सर वो कोई बल्ब एग्जांपल। लगाए होते हैं इकट्ठे। और बल्ब सर में वो हीट ट्रांसफर करते हैं यार, क्या बात कर रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं था बल्ब में हीट ट्रांसफर सर करने नहीं के वो लिए लगा। सीरीज, सर सीरीज करंट की एग्जांपल दे रहा आप, हूँ। मैं कह रहा हूँ आप बुक से बाहर निकलो यार, मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने सीरीज में कंडक्टर्स को लगाया हो ताकि हीट फ्लो कम हो जाए। अगर मान लो ये क्लास ऑफलाइन लगती और आपको एक्टिवा पे आना पड़ता, बल्कि ऑनलाइन बड़े अच्छे टाइम पे, पिछले दिन बारिश होती थी, नहीं तो बारिश में क्लास लगाने आना पड़ता। मान लो एक्टिवा पे आपको क्लास लगाने आना है, यू यूज सिंगल लेयर ऑफ क्लोथिंग और मल्टीपल लेयर्स। मल्टीपल। फायदा क्या होता है, वो सारे सीरीज में लगे हुए। बेसिकली मैंने स्वेटर पहना, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहनी, ठीक है। अब बेसिकली इसको पहनने का फायदा क्या है, क्यों पहन रहा हूं मैं? ये मेरे को हीट दे रहे हैं, स्वेटर मेरे को अंदर हीट की दे हीट बाहर जाए। हमारे हीट नहीं बॉडी की जाने हीट ही नहीं देते। जाने देनी ना, कि बॉडी की हीट को एस्केप करने से रोकना है।
तो मैंने मल्टीपल लेयर्स पहन लिया और ये सारी सीरीज में है। मतलब जो हीट मेरे स्वेटर में से निकल के आई वही जैकेट में से निकलेगी, वही एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है, तो ये सीरीज में है सारी चीजें। तो सीरीज में है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो रेट ऑफ हीट फ्लो कम होगा, मेरी बॉडी धीरे धीरे हीट लूज करेगी। और बेसिकली मल्टीपल लेयर्स जब आप पहनते हो तो दो लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम इसीलिए मल्टीपल लेयर्स यूज करते हैं ना, बिकॉज मल्टीपल लेयर्स में दो लेयर्स के बीच में हीट आ जाती है, तो एयर आ जाती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप इजीली, बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी कम है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। बिकॉज सिर्फ ये स्वेटर और ये जैकेट नहीं है, बीच में एक एयर की लेयर है, उसकी रेजिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेट ऑफ हीट फ्लो स्लो हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आपने अनगिनत एग्जांपल पढ़े होंगे, और आपने घर में भी देखा होगा, सेल कहीं सीरीज में लगते हैं, कहीं पैरेलल में लगते हैं। सो डिफरेंट फिनोमेना हम यूज करते हैं कि जैसे टॉर्च है तो टॉर्च में सीरीज में सेल लगाए होते हैं, हमने सीरीज में सेल लगाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फायदा क्या होता है सीरीज में लगाने का, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो। टॉर्च में सीरीज में सेल लगते हैं ना, रिमोट के अंदर, आपके टीवी का रिमोट, उसमें सीरीज में दो सेल लगा दिया आपने, सीरीज में लगाया पैरेलल में, रिमोट में, रिमोट में सीरीज में सेल लगाए हैं, पैरेलल में एक ही लगा हुआ है, बिकॉज रिमोट अलग अलग आते हैं इसलिए मेरे को पता नहीं, हो सकता आपके घर में एक सेल वाला भी हो, पर अगर दो सेल वाला है तो सीरीज में है पैरेलल में, या किसी रिमोट में सीरीज में, किसी में पैरेलल में। अभी जाना दोबारा रिमोट खोलना देखना। ऐसे लगेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ में ऐसे लगा देते हैं, आपका अगर रिमोट ऐसा भी हो सकता है जिसमें ऐसे लगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। देख के नहीं बताना कि दोनों पैरेलल में पड़े हैं तो ये पैरेलल में ही है, पैरेलल में होते तो ऐसे लगते। ये नीचे ना ड्रॉ करता था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर ये पॉजिटिव और दूसरा नीचे पॉजिटिव है तो फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कभी सीरीज में लगते हैं, पैरेलल में लगाए। पैरेलल में कब लगाते हैं, सीरीज में कब लगाते हैं? सर जब सेल हम चाहते हैं कि सब में से अलग अलग करंट जाए तो पैरेलल में से लगा दें। नहीं 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 नहीं, सॉरी, हम सीरीज में तब लगाते हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए हो। बिकॉज सीरीज में लगाने से अगर 1.5 वोल्ट के दो सेल लगाओगे तो ईएमएफ 3 वोल्ट हो जाएगी, 4 सेल लगाएंगे तो 6 वोल्ट हो जाएगी। पैरेलल में 4 सेल लगाओगे तो ईएमएफ तो 1.5 वोल्ट ही रहेगी। आप 50 सेल भी पैरेलल में लगा दोगे तो ईएमएफ तो चेंज हुई नहीं, रेजिस्टेंस तो कम होगी, ईएमएफ 1.5 वोल्ट ही रहेगी। तो दैट डिपेंड्स आपको ईएमएफ कितनी चाहिए। बैटरी अगर आपको लगानी है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, मान लो आप में से एक बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप टेबल पे बैठ के खेलते हो, तो मैं इन्वर्टर वाली बैटरी लगा दूं साथ में, चल जाएगा? बिकॉज इन्वर्टर से आपके घर की लाइटें चल जाती हैं इतनी इतनी देर तक, तो मोबाइल तो मतलब पूरा साल चल जाएगा इन्वर्टर की बैटरी लगा नो लगा सकते हैं। या कार सर्दियों में स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्टिंग ट्रबल दे रही है, तो मैं पेंसिल सेल सीरीज में लगा के उसको चला सकता हूँ। 9 वोल्ट की बैटरी है तो मैंने 6 सेल 1.5 वोल्ट के सीरीज में लगाए, तो कार स्टार्ट हो जाएगी उससे? नहीं होगी, नहीं बिकॉज आपको करंट भी तो चाहिए, सारे देखने पड़ते हैं। हाँ, क्या बताया? करंट भी तो उतना ही होना चाहिए एम्पियर में जो होता है, तो हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट की बैटरी है, मैंने 9 वोल्ट की लगा दी। वो पोटेंशियल डिफरेंस जब 9 वोल्ट का लगाओगे, सर्किट की रेजिस्टेंस हमारे पास है, वो करंट सप्लाई कर सकती थी अगर दोनों बैटरीज की रेजिस्टेंस सेम होती।
6 सेल सीरीज में लगा के रेजिस्टेंस 6R हो जाएगी और प्राइमरी सेल की रेजिस्टेंस वैसे भी सेकेंडरी सेल से ज्यादा होती है। ये पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी केमिस्ट्री में? नो सर। नो सर। जो दोबारा चार्ज हो जाते हैं सेकेंडरी सेल्स की रेजिस्टेंस कम होती है प्राइमरी सेल से, प्राइमरी सेल की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो जो चार्ज नहीं होगा। तुम्हें बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं और बैटरी की जरूरत सिर्फ एक बार स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। आप इनिशियल करंट सप्लाई कर दो तो उसके बाद बैटरी का कोई यूज नहीं होता कार के अंदर, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होती है। ये पता था कि ये भी नहीं पता था? बैटरी सिर्फ स्टार्टिंग के लिए चाहिए होती है। सर ये सुना हुआ है सुना होगा, आपने सर, देखा भी आपने होगा। क्लास में बताया था। पुराना आपने देखा होगा ना, लोग धक्का मार के कार स्टार्ट कर लेते थे। यस। अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो धक्का मार के स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज धक्का मार के तो करंट कम चाहिए होती है। अगर कार स्टैटिक है तो करंट ज्यादा चाहिए, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बार कार मोशन में आ जाए तो उसको फर्दर चलाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम होती है, करंट रिक्वायर्ड कम होती है, तो धक्का मार के स्टार्ट करते हैं। अब अपनी कार में जाके देखना, अगर कार के अंदर शायद जहाँ पे आप की डालते हो वहां पे एक स्टिकर लगाओ MPFI इंजन। अगर किसी ने ध्यान से देखा है, जहाँ पे आप की डालते हो वहां पे MPFI इंजन का स्टिकर लगा है या नहीं लगा? नई कार में लगा होता है, आपने उतार दिया हो तो बात अलग है। MPFI इंजन का मतलब क्यों, वो क्यों लगाया स्टार्टिंग के पास? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उस कार के अंदर। बेसिकली वो इसलिए लगाते हैं ताकि आपको पता हो ये कार धक्के मार के स्टार्ट नहीं करती, इट विल डैमेज द इंजन। तो इसलिए वो स्टिकर लगा देते हैं कि आपको पता होगा ये धक्के मार के स्टार्ट करने वाली कार है। पुरानी कार जो थी मतलब चल जाती थी, आजकल बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी है, मतलब आपके पास जो भी कार है से मेरे ख्याल से सबके घर में 2010 के बाद वाली कार ही होगी। 11 साल की अगर हम बात करें, सो 2010 के बाद सारी कार्स में एक सिस्टम लगा होता है जिसको हम कहते हैं कैन बस बेस्ड। कभी सर्विस करवाने गए हो कार को? यू ऑब्जर्व कि वो क्या करते हैं आजकल। पहले होता था कि जब आप सर्विस करवाने जाते थे तो वो कार के एक एक पॉइंट को चेक करते थे, कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, फिर भी वो ठीक से सर्विस नहीं होती। आजकल आपकी कार के अंदर चिप्स लगते हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टिंग चिप्स लगे हुए हैं जो हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सॉर्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड कार्स हैं आजकल। तो उन्होंने या तो स्टीयरिंग व्हील के पास या ग्लव बॉक्स के अंदर एक पॉइंट दिया होता है जहाँ पे वो एक छोटी सी डिवाइस अटैच करते हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप के साथ, उसको कनेक्ट करते हैं एंड देन दिस से स्कैन द कार। वो कार के अंदर जितने भी 120 130 फंक्शन है वो सारे के सारे स्कैन करती है एंड चेक किसी में फॉल्ट तो नहीं है। तो अगर फॉल्ट हो तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि इसके इंजेक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसकी ब्रेक्स में प्रॉब्लम है, इसके एयर बैग्स में प्रॉब्लम है, इसका फ्रंट डोर में प्रॉब्लम है, बैक डोर में लॉक की प्रॉब्लम है, वो सब कुछ उसके थ्रू उन्हें पता चल जाता है। तो इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, वो धक्के मारने वाले कंसेप्ट चले गए। सो ये तो हो गया बेसिकली कि सीरीज पैरेलल का। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं? आपको आ सकता है कि मेरे पास सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हो सकता है, तो मेरे पास 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, टेंट का टेम्परेचर T1 है या T2 है। T1 T2 से ज्यादा तो हीट फ्लो करेगी इधर से भी और इधर से भी, बिकॉज हीट फ्लो करने के 2 पाथ है, वो यहाँ से भी जा सकती है, वो यहाँ से भी जा सकती है, बिकॉज उसमें हाई से लो टेम्परेचर जा। मान लो इधर से हीट गई dQ1/dt, इधर से हीट गई dQ2/dt इस पाथ से, तो इनकी रेशो क्या होगी?
इनकी रेशो। क्या पूछा मैंने? नॉर्मल कंसेप्ट क्या होता है? फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू लो रेजिस्टेंस पाथ और हाई रेजिस्टेंस पाथ। कॉमन लैंग्वेज में आपको अपने घर से मेरे ऑफिस तक आना है, दो रास्ते हैं ए से बी आने के। इस पे ट्रैफिक है, मान लो जलंधर में शोभा यात्रा निकल रही है, खाली है, आप कौन सा प्रेफर करोगे? वैसे तो आप पे डिपेंड करता है आपको दर्शन से घूमना है कि नहीं, बट लॉजिकली किससे आना चाहिए? खाली। क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो, आप इजीली जा सकते हो। इसका प्रैक्टिकल यूज देखा नहीं? अच्छा, जलंधर में बहुत सारी रोड के नाम है, बाईपास, पठानकोट बाईपास, अमृतसर बाईपास। बाईपास मींस लो रेजिस्टेंस पाथ। अमृतसर बाईपास मींस अमृतसर जाने के लिए कोई लुधियाना से आ रहा है तो दो रास्ते हैं, वो जलंधर सिटी के अंदर से निकल के जाए, मतलब से बीएसएफ चौक से आया एंड गोज अप टू से डीएवी कॉलेज के रास्ते से वो अमृतसर जा रहा है। सेकेंड इज वो बाईपास ले ले पीएपी से, तो सारे बाईपास लेते हैं बिकॉज वहां पे ट्रैफिक फास्टर मूव करता है। सिटी के अंदर तो कहीं ना कहीं वो अटका देगा, रेड लाइट्स आएंगे, ट्रैफिक होगा। सो बाईपास का हमारे पर्पस होता है कि प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ, providing an alternate path which has low resistance, जहां पे ब्लॉकेजेस नहीं है। मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है तो डॉक्टर ने कहा बाईपास सर्जरी कर दी, मतलब एक बाईपास बना दिया, एक आर्टरी और लगा दी जिसमें ब्लॉकेज नहीं थी, तो ब्लड वहां से फ्लो कर जाएगा। तो प्रैक्टिकली यही कर रहे हैं ना बेसिकली सारी जगह पे। जलंधर में ट्रैफिक ज्यादा था, फ्लो नहीं कर पा रहा था, तो अमृतसर बाईपास बना दिया। लुधियाना में ट्रैफिक ज्यादा था, बाईपास बना दिया। सो बाईपास पाथ्स आर प्रोवाइडेड फॉर लो रेजिस्टेंस। अब अगर मैं सिंपल बात करूं, से मैं इन कंडक्टर्स का ना नाम रख लेता हूं, से ए बी, बी सी, सी डी और एक ए डी। वो बात है इधर से या इधर से, ये तीनों सीरीज में है या नहीं है? ए बी, बी सी और सी डी है। ये तीनों सीरीज में है, और इसके साथ ना कोई सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो मैं बेसिकली इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बना सकता था कि एक ये रेजिस्टेंस आर है और ये 3R है, बिकॉज आर प्लस आर, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। तो अगर मैं पूछूं इधर से कितनी हीट फ्लो की, तो T1 माइनस T2 अपॉन R। अगर मैं आपसे पूछूं dQ1 बाई dt कितना है, dQ2 बाई dt सिमिलरली कितना हो जाएगा? तो इनकी रेशियो क्या आ गई? 3:1। मतलब जिसकी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम है वहां से रेट ऑफ हीट फ्लो 3 टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर है ये कैसे किया? देखो किसी को नहीं समझ आ रहा तो क्लियर, ठीक है। अब से मैं अगर आपको ऐसे, मेरे पास 3 रॉड ए एल ए, के एल ए,
बैठो। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। Find temperature of junction J. ये का टेम्परेचर निकालो। फिर इसको सॉल्व कर लेट्स सी क्या करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने पहले भी क्लास में। फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन जे। मैंने तीनों एंड्स के टेम्परेचर दे दिए, आपको जे का टेम्परेचर बताना है। बेसिकली हम लेंगे कि हाई से लो टेम्परेचर हीट एनर्जी आनी, इसकी रेजिस्टेंस फर्स्ट की L upon K, इसकी रेजिस्टेंस देखूंगा तो R2, L upon 2K मतलब R/2, R3 is L upon 3K A/2। ये तीन रेजिस्टेंस आ गई, R/2 और 2R/3। इस डायग्राम को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा, ये 100, ये 0 और ये 20। यहाँ से हीट फ्लो की कुछ इधर चलेगी, बाकी इधर चलेगी। तो बेसिकली यू कैन से dq1/dt इधर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 माइनस थीटा अपॉन रेजिस्टेंस। इधर टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 0 अपॉन R/2 प्लस इधर टेम्परेचर डिफरेंस मार्क तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 100 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस तो सॉल्व करो, देखो क्या आता है आंसर। ऐसे ही किया था जिसका 80/3 आया था। सर मैंने ऐसे किया, मेरा 260/9 आया। देखो बाकी लोग भी क्या करता है। So 100 minus theta फिगर 9 ही आ रहा है। देखो क्लियर है सबको। spin rate अगर ऐसे लो, मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर 80, एक का 20। में एक रॉड कनेक्टेड है,
लेंथ है 9 मीटर। एक पॉइंट P है at a distance of x is 5 meter. Find temperature of point P when steady state is reached. Find temperature of P when 140/3. steady state is reached. कितना है? 140/3. 140 बाकी लोग भी करो क्या आता है हमको। बेसिकली मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ। ये 5 है तो ये 4 मीटर है। अगर 5 मीटर की रेजिस्टेंस है 5R तो 4 मीटर की 4R। ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में? 140/3. सीरीज में मतलब 80 माइनस थीटा बाय 5R। थीटा माइनस 20/4R। थीटा निकालना था बस। कैसे क्वेश्चन में यहाँ से थीटा निकाल लो, R कैंसिल हो जाएगा। ये सबको कैसे किया? लिखो two thin concentric shells are made from copper. Two thin concentric shells are made from copper with radius R1 and R2. R2 greater than R1. Having material of thermal conductivity K filled between them. Inner and outer. The inner and outer spheres So can you repeat the sentence? have material of thermal conductivity K filled between them. The inner and outer spheres are maintained. The inner and outer spheres are maintained at temperature TH and TC respectively, by keeping the heater of power P at the center. At temperature TH and TC using heater of power P at the center. Find P. Find P. Yeah, there we are. दो concentric spheres हैं। सेंटर में हमने एक हीटर लगाया है जिसकी पावर P है। इसका टेम्परेचर TH है, इसका TC है।
तो हमने P बताने के इसमें हमने एक मटेरियल फिल किया है इस रीजन में, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। To find the value of P. कैसे करें? कंसेप्ट बताओ, फिर करते हैं सॉल्व। पहले कंसेप्ट बताओ क्या लगेगा। दोनों सीरीज में लगे। दोनों दो नहीं है ये, मतलब वो तो स्फीयर है रेडियस r1 r2, कंसेंट्रिक हॉलो शेल्स, बीच में मीडियम फील्ड है। स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ तो मैंने अभी पहुंचा ही नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, इंटीग्रेशन से होना है, ऐसे नहीं होगा। इंटीग्रेशन होगी तो सोचो थोड़ा सा। अगर मैं इस तरह का सिस्टम बनाता हूँ के अंदर हाई टेम्परेचर है, बाहर लो टेम्परेचर है, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी और ये बाहर सराउंडिंग्स में जाती जाएगी, तो ये स्फीयर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। हमें क्या इसको मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने का मतलब यह है कि जितनी हीट ये सराउंडिंग्स में लूज करेगा उतनी हीटर को जनरेट करनी पड़ेगी पर सेकेंड। तो पावर ऑफ हीटर क्या होगी? पावर ऑफ हीटर होगी द हीट एनर्जी विच इज लॉस्ट पर यूनिट टाइम इन द सराउंडिंग्स, कि जितनी स्फीयर में से बाहर निकल गई उतनी जनरेट करनी है आपको पर यूनिट टाइम, dq by dt। dq by dt होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब Th minus Tc upon resistance. This is the rate of heat flow. Concentric sphere. dq by dt is equal to heat generated by power. And equal to power of heater. Temperature difference can be maintained. तो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। फिर जूम करना पड़ेगा इसके अंदर एक शेल। इस शेल का रेडियस x और थिकनेस dx। ऐसे बहुत सारे शेल्स बनेंगे यहां से लेके बाहर तक, बिकॉज बहुत सारे शेल्स को ज्वाइन कर करके मैं पूरा स्फीयर बना सकता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं अगर इसका रेडियस x है और इसकी थिकनेस dx है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? रेजिस्टेंस ऑफ वन शेल radius x and thickness dx. Distance to which heat has to flow is dx upon k into area is 4 by x square. ये एक शेल की रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और अपॉन 4 पाई के कांस्टेंट
limits power to r 1 by x square की integration then the resistance comes out to be power is dq by dt ठीक है देखो समझ में आया कैसे किया तो आपको पहले स्फीयर की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी स्फीयर में बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर्स को मिला के एक बड़ा स्फीयर बना है तो पहले एक सेल की रेजिस्टेंस निकालेंगे उसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे और मैं सीरीज में ले रहा हूँ सीरीज में ले रहा हूँ मतलब सबकी रेजिस्टेंस ऐड करनी है मतलब इंटीग्रेट करना है देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो just go through it once सर ये रिजल्ट याद कर लें। मतलब ऐसे कितने रिजल्ट याद करोगे इसको इसलिए याद करने की जरूरत नहीं क्लियर है सबको करें नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर यहाँ पे मतलब एरिया जो है वो जैसे कंसेंट्रिक शेल का मतलब हमने अगर जैसे एक शेल लिया तो इनर और आउटर रेडियस तो डिफरेंट ही होगा ना, तुमने 4 by x² कैसे लिया? तो हम dx लेते हैं ना dx का मतलब होता है इट्स वेरी स्मॉल तो इनर और आउटर एरिया ऑलमोस्ट सेम होते हैं इंटीग्रेशन हम तभी करते हैं ना जैसे हम लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज पहले x फिर x प्लस dx तो dx इज वेरी स्मॉल वो सिर्फ इंटीग्रेशन करने के लिए लिया होता है उसको आप जितना छोटा ओके चाहो उतना ले सकते हो ओके सर। नेक्स्ट करेक्ट cylinder of radius r is made of material of thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r made of material of thermal conductivity K2 made of material of thermal conductivity K2 the two ends are maintained at temperature T1 and T2 find the effective thermal conductivity of the system find the effective thermal conductivity of the system given
इसका रेडियस r, इस मटेरियल की कंडक्टिविटी k1 और ये बाहर वाले मटेरियल की कंडक्टिविटी k2, r से 2r जो इस एंड का टेम्परेचर T1, इसका T2। हमने बताना इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है इसकी जगह अगर मैं एक ही सिलेंडर बनाऊं, हुआ रेडियस का, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो ताकि हीट फ्लो सेम रहे। इधर दो अलग अलग सिलेंडर्स हैं। अगर मैं पूछूं इनर वाले की रेजिस्टेंस कितनी होगी, L/K1 इंटू एरिया कितना है इनर का, पाई R1 पाई R के आउटर का कितना, ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में पैरेलल में है, दोनों सिलेंडर्स सीरीज पैरेलल। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, इसके क्रॉस भी, इसका टेम्परेचर भी T1, इसका भी T1। सिमिलरली आउटर के लिए भी ये भी T1, ये T2, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है मींस 1/R is 1/R1 plus 1/R2। Effective thermal conductivity is K1 plus 3K2/4। पैरेलल में लगे हैं, पहले डिफरेंट केस था, इनर का टेम्परेचर T1 था, आउटर का T2 था, तो सेम हीट फ्लो कर रही थी। अब एक एंड का T1 है, दूसरे एंड का T2 है। देखो इसको, देखो ये समझ आया सबको, R1 R2 की वैल्यूज। बिकॉज आउटर का जब आपने एरिया निकालना है, आउटर माइनस इनर करना है, आउटर का एरिया 4πr², बीच में से माइनस कर दिया πr², तो आउटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 3πr², तो वो लिया मैंने 3πr²। नेक्स्ट टाइम करते हैं, ये पढ़ के देख लेना ये वाला पार्ट सारा, एंड रेडिएशन में स्टीफन्स लॉ को करके फिर इसके आगे का टॉपिक करेंगे। सर इसकी असाइनमेंट डालनी है आज आपने? डाल दूंगा, पर इकट्ठी होगी, सिर्फ ट्रांसमिशन की नहीं होगी, पूरी हीट की होगी। ओके।